तो ये इस चीज का साबित करता है कि आप किसी भी शहर के हो, कहीं की भी प्रदेश के हो, आपको रेगुलर परस्यूएंस अगर रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी आपके पढ़ाई में, तो आप हमेशा क्रैक कर सकते हो। होता है कि कैसे आप करोगे, लेकिन आप सर ये जैसे ही एग्जाम्पल हो इस चीज का कि जो बाकी लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि ये रॉकेट साइंस है, सबके साथ यही होता है, तो इसलिए यस इसको सर नॉर्मल डेफिनेटली समझना चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आपको अपने कॉलेज का नेम नहीं बताना है, आप कहाँ से क्या कर रहे हो, कुछ भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। खुद से मेडिसिन दी कि नेट्राम्यूर है, आर्सेनिक एल्बम है, सैबेडेला है और एलियम सीपा है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो है कि हाँ, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही पिक्यूलियर कोई चीज जानना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप रह रहे हो, मान लो आपकी पोस्टिंग होती है रूरल एरिया में, तो कैसे मैनेज करोगे, क्या कर, इसको पूरी लाइन बाय लाइन याद है। और एक ने बोला इसकी हम्म। मेमोरी बहुत शार्प है, पूरी बुक की लैंग्वेज बता रही है ये। और अच्छा तो सर अच्छा पहले अच्छा। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैंने किया था, जो मुझे लग रहा था वो मैंने बाद में बना लिए थे नोट्स। अब ये पूछना है मेरे को कि जैसे कि इस एग्जाम को तैयार करने के लिए लगभग आपको, आप क्या समझ सकते हैं कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी, कितनी टाइम की सर अगर रिक्वायरमेंट है? हम्म। ओके सर, सर अगर मैं 6 मंथ्स लेके चलूँ, जैसे जिनके पास सर प्रॉपर टाइम है कि उनको पहले से आइडिया है और नोटिफिकेशन आने के काफी टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर जहाँ पे ये है कि कुछ वर्किंग है या कुछ ऐसा चल रहा है उनका साइड बाय साइड, तो सर 6 मंथ्स मोर देन सफिशियंट है। और अगर आपको डेली, लेकिन सर कंसिस्टेंट होना होता है कि आप 4 to 6 आवर्स डेली परस्यू कर रहे हो उसके लिए, और बीच में ऐसा ब्रेक नहीं हो रहा है कि आपने पढ़ा दिन भूल गया, वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए कि हाँ डेली करना है हम्म। आपको। तो यही सर। तो ये टाइम कंस्ट्रेन है। यस अच्छा सर। अच्छा। ओके। अब जो मेन बात है, मेन मुद्दे की बात है कि भाई किताबें, या यस सर। जो होता है ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं इसमें, तो अमूमन तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो AIPGT वाली बुक्स होती हैं वही यूज होती हैं। बट जी आपको सर। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक लगता हो तो आप उनकी भी बता दो, ये भी बता दो, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। ठीक है सर। सर मैंने तो सर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली थी, कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ली थी जो मैं भी बताऊंगी लास्ट में। हम्म लेकिन सर जो मैंने बेसिक बुक ली थी कि अगर आपका टाइम कम है और आपको कोई चीज करनी है, तो आप कुछ बुक सेलेक्ट कर लो और उसी को रिपीटेडली करो, रादर देन कि आपने बहुत सारी बुक्स ले ली हैं ना, आप एक ही बार कर पा रहे हो उन बुक्स को और फिर आप हम्म रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हो। उससे बेटर है कि आपने एक ही बुक चूज कर रखी है और उसी को बार बार कर रहे हो। हम्म तो सर इस पर्पज से मुझे लगता है कि सक्सेस के तीनों वॉल्यूम बहुत बेटर हैं इसके लिए। हम्म और बाकी सर क्रैक द एंट्रेंस में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं MM के पोर्शन से, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हम्म एंड सर बाकी मुझे लगता है कि PG+ बहुत अच्छी बुक है। PG+ में जितने भी एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs दिए हुए हैं, तो मैंने ये MD के टाइम पे भी पूरी सॉल्व करी थी एंड UPPSC के दौरान भी करी थी। हम्म। और बाकी सर POM पोर्शन काफी ज्यादा आता है, तो मुझे लगता है थोड़ा उसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, तो उसके अच्छा। लिए मैंने सर मुदित खन्ना यूज करी थी। ओ, तो कुछ छोड़ा भी, तो सारे ही हो गए। इसमें तो कुछ सर बचा ही मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप सर जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप जितने सारे सवाल करोगे, उतना आपका आपको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा बेटर होता है एग्जाम टाइम में। और सर हम्म MD के टाइम पे सर बहुत और भी बुक्स थी, तो सर वो मैंने छोड़ दी है, ये इतनी बुक्स मतलब सफिशिएंट है अगर आप कोई भी जैसे वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट हम्म। PSC की। और सर मैंने GK के लिए ऐसा किया था कि जो यूपी में PCS का उपकार एग्जाम वाला। होता है, हाँ हाँ। जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का, तो सर उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं GK के, मैंने उनके 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। सॉल्व कर दिए थे, मतलब इसका अच्छा। मिल जाता है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे है सर इसका, मतलब इसकी हम्म बुक आती है पूरी कि आपको हम्म प्रीवियस ईयर के हाँ PYQs मिल जाएंगे। तो सर हम्म। मैंने वही सॉल्व किया था और लक बाई चांस सर उससे क्वेश्चंस आए भी थे। क्या तो बात है, वेरी गुड। हाँ जी सर। और तो एक सर कुछ मैं उसकी 30% उपकार में गाइड भी 40 के आती है इन क्वेश्चन लोगों के, थे। उत्तर प्रदेश की वालों की ना, उपकार गाइड भी कोई आती है। उसमें भी बहुत कंसाइज दिया रहता है। जैसे आपको अपने स्टेट के अच्छा। बारे में जानना है, एक्चुअली आप यूपी में देने जा रहे हो, तो यूपी में यस कितने सर। जिले हैं, कितने भाई क्या क्या हिसाब किताब, उसकी डेमोग्राफी, उसके जियोग्राफी, उसके सेंसस, वो सब कुछ चीजें मोटा मोटी पता होनी चाहिए। हेल्थ हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, और सारी वो सारी चीजें भी आपके हिसाब से सर थोड़ा ये बहुत मैंने आपको। की थी। यस हम्म, सर, यस सर। सर ये ना दृष्टि की वेबसाइट है, उस पे सर यूपी का पूरा एक गाइड पड़ा हुआ है, मतलब उन्होंने पूरे PDF फॉर्म में दे रखे हैं। तो अच्छा, वो भी दृष्टि सर की। मैंने पूरा, हाँ जी हाँ जी सर, तो ये सर अच्छा। ऑनलाइन ही अवेलेबल था पूरा, उसमें सर A to Z यूपी के बारे में सब कुछ था, उसका सारा एस्पेक्ट।
ज्योग्राफिकल, फिर पॉलिटिकल, हर एक चीज सर दी हुई तो थी आपने उसमें। 30 क्वेश्चन के लिए भी मतलब मिनी आईएएस की तैयारी कर ही ली। वो मिनी मिनी प्रिपरेशन ही हो गई एक तरीके की। भाई इतने नोट्स पढ़ने के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, Yes. दूसरी चीज ये थी कि जैसे और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपने पीएसएम हो गया, गायनी ऑप्स हो गई, इन सब के लिए कोई बुक्स ही करते रहे या एमसीक्यू ही करते रहे? सर जैसे इसमें मैंने सर एकदम से उठा करके इसकी सब्जेक्ट बुक तो बिल्कुल भी नहीं देखी थी। मैंने सर सक्सेस में ही दिया हुआ है कि मतलब आपको टॉपिक्स पता रहते हैं कि हाँ ये टॉपिक जो है वेल स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और एमडी के टाइम पे भी सर आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चाहे वो पीएसएम हो या एफएमटी में भी, जैसे हमें पता है कि टॉक्सिकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, या फिर सर एफएमटी में आ रहा है तो मोड ऑफ डेथ, या मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन फॉर्म आ हो रहे हैं। रहे हैं। तो यस सर, तो सर अगर जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने के दौरान ही हमें बहुत आइडिया लग जाता है कि हमें कौन से पार्ट पे फोकस करना है और कौन से पार्ट पे नहीं करना है। तो सर मैंने इसके अकॉर्डिंग ही मतलब देखा था कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, देन उन्हीं पार्ट पे मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए थे। और उसके साथ में सर जो चीज़ें मुझे भूल रही थी, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट के क्लासिफिकेशन हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें पता है टेबुलर फॉर्म में मिल जाएंगी, या हम्म हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए उनके ईयर्स याद करने, या उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सारी चीज़ें। तो हम्म। वो सर मैंने एक बना लिया था कि हाँ मुझे ये चीज़ें याद करनी, क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं इनसे। जी। तो एआईपीजीटी में थोड़े से एकेडमिक ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, इसमें क्लिनिकली बिल्कुल ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी सर। एक थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आप कंसेप्चुअल, आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है चीजों को लेके, तो आपका बहुत बिल्कुल। जल्दी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपका पीछे से कंसेप्ट क्लियर है, एआईपीजीटी की तैयारी की है। तो उसमें बहुत हाँ ज्यादा जी सर। मगजमारी करनी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट यस क्लियर है सर। तो आप कर लोगे, या एलिमिनेटिंग मेथड से कर लोगे, किसी और तरीके से कर लोगे, कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरा, बिल्कुल इसमें भी सर। रीजन एजर्शन आता है क्या? सर नहीं, इसमें नहीं आता है सर रीजन। इसमें नहीं आता। ओके। यस सर। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यस सर, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं सर, जैसे आपने बताया कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के। और सर जो बच्चों के पास शायद पेपर होंगे यूपीपीएससी के, अगर उन्होंने गो थ्रू किया होगा, तो हम्म थोड़ा सा सर वो पीओएम का पोर्शन ज्यादा उन्होंने इंक्लूड किया था, थोड़ा इन डेप्थ भी गए थे, मतलब वो चीजें जो हम बेसिकली नहीं पढ़ते हैं वो भी थोड़ा सा सब्जेक्ट्स में अंदर जा करके उन्होंने क्वेश्चंस फॉर्म किए थे। तो अगर हम्म। आपको अच्छे से आइडिया है किसी टॉपिक का तो आप डेफिनेटली कर सकते हो उन चीजों को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान कुछ और आप, मतलब जैसे अभी रिटर्न की अब मैं बात करूं, रिटर्न के दौरान कुछ और आप बताना चाहेंगे बच्चों को, मतलब कुछ और डूज डोंट्स रिटर्न के दौरान अगर सर कुछ? यस सर। सर जैसे मेरा मानना है सबसे पहली चीज तो सर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखता है, तो जैसे जिन बच्चों जैसे वो कोई भी, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, या फिर अब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर एमडी कर रहे हैं, या जो भी चीज कर रहे हैं साइड में, तो थ्रू आउट ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरे दिन ही बिजी हो या ओपीडी में हो तो पूरे टाइम ही बिजी हो, कहीं ना कहीं कुछ स्पेयर टाइम जरूर मिल जाता है। तो हम्म उस टाइम पे सर टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे फ्री में मॉक टेस्ट चलते रहते हैं ऑल द हम्म टाइम। उनके हम्म कुछ शेड्यूल्स होते हैं, या फिर जब से अगर आपके पास वो उस टाइम नहीं चल रहे तो आप प्रीवियस जाके देख सकते हो कि हाँ क्या क्वेश्चंस हैं। तो सर मुझे ये भी बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, मैंने एमडी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं किया था टेलीग्राम से, लेकिन यूपीपीएससी के दौरान मैंने बहुत किया, क्योंकि हम्म एमसीक्यूज करते रहो, तो मुझे लगता है कि एक होम्यो गुरुजी ये बहुत बेटर चीज है। बाकी सर जैसे आप जो भी पेशेंट्स को देख रहे हो, क्योंकि सर ये इंटरव्यू के टाइम पे बहुत मायने रखेगी, तो जैसे जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो या जो पेशेंट देख रहे हो या जो कंडीशन देख रहे हो, आप साइड बाय साइड आप उसको साथ में देखते रहो। भले आपको हम्म डायग्नोसिस नहीं पता है या आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि ये कौन सी डिजीज हो सकती है, बट आप उसको एक बार देखो कि हाँ ये क्या चीजें हो सकती है, उसको तुरंत के तुरंत पढ़ते जाओ। तो हम्म। वो सर एक बहुत अच्छा मतलब बन जाता है बेस, तो वो इंटरव्यू के दौरान भी हेल्प करता है और एट द सेम टाइम सब रिटर्न में भी काफी हेल्प करता है। ओके। यस सर। अच्छा, अब आते हैं, जब आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद यस सर। आपके अंदर थोड़ी वो आगे होगी, हिम्मत आ गई होगी, मैंने रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया, अब आई हैव टू फेस इंटरव्यू। तो यस सर। यस उसकी सर। तैयारी कैसे की आपने? सर सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए मुझे पहले तो नहीं आइडिया था कि कैसे होता है क्या होता है। तो वैसे तो सर मैं आपके पास ही आई थी कि सर मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, तो आपने सर गाइड भी किया था। और हम्म उसके दौरान से सबसे पहली चीज है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते होते हैं कि इंटरव्यू में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सर जैसे कि इंटरव्यू में जब भी कोई कैंडिडेट जाता है तो उनके पास प्री फॉर्म्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि उन्होंने कोई सेट बना के रखा है कि उनको इससे पूछना है। तो एक हम्म अपने माइंड में सिनेरियो रहता है कि हाँ कैसे स्टार्ट हो सकता है और कहाँ पे लीड कर सकती है चीजें। हम्म तो पैनल का डायरेक्शन किधर जाएगा वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर कर रहे हो,
एंड कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, किस लोकल एरिया से आप बिलोंग करते हो। तो बहुत सारी चीजें सर वो कैंडिडेट के ऊपर ही पूछी जाती हैं। तो जब भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू होती है तो मुझे लगता है सर सबसे पहले तो इस चीज पे ही फोकस करना चाहिए कि ये पोस्ट किस चीज की है, और इसके क्या क्या ड्यूटीज हैं जो फर्दर आपको जा करके वेरी गुड। आपको फॉलो करने हाँ, होंगे, या फॉलो मतलब करने आप, हैं। हाँ, फॉलो करने। तो सर वो अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो वहां से भी क्वेश्चन शुरू हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि सर मैं एमडी कर रही थी तो मेरे दोनों इंटरव्यूज में जो दोनों ही सर मतलब सर मेरा आरएमओ में भी हो गया और एमओ में भी हो गया। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस हाँ। सर। थैंक यू सर। तो सर उन दोनों में ही मेरी शुरुआत सर यहीं से हुई कि मैं अपनी एमडी उस टाइम पे करंटली परस्यू कर रही थी, और उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि आपका सब्जेक्ट क्या है। और मेरा सब्जेक्ट सर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी था। तो उन्होंने फिलोसफी से ही क्वेश्चन शुरू किए, मतलब एक शुरुआत जो हुई वो उसी से स्टार्ट हुआ। हाँ। तो हमेशा सर ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब जैसे जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो वो सब्जेक्ट। एंड सेकेंड थिंग सर, जो आपकी थीसिस का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें आपसे पूछते हैं, देन उस पर क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो वो टॉपिक, उस टॉपिक को बहुत ही थॉरली आपको प्रिपेयर करना है। और आपका जो सब्जेक्ट्स है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो बेसिक से कोई भी इंसान आपसे पूछ सकता है वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में इंटेंस होता है, बट स्टार्टिंग से बहुत बेसिक होता है। एंड उसके बाद फिर आप जहां से बिलोंग करते हैं, चाहे आपने यूजी करी या पीजी कर रहे हैं, तो जो करेंटली आप कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मेरे से ओपीडी की चीज पूछी थी कि आप जिस ओपीडी में जहां भी परस्यू कर रहे हो वहां पे किस तरह के केसेस आते हैं। यहाँ से देखा था प्रीवियस ईयर के सर, जो मतलब जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े भी होते हैं कि आपको हाँ। कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो वो सारा मैंने देखा था। फिर सर मैंने ऑर्गेनॉन के साथ मेरी जो थीसिस का टॉपिक था वो पढ़ा, फिर कॉमन जो डिजीज प्रिवेल करती हैं वो पढ़ी, उनकी थेरेप्स पढ़ी थी। और सर जो कॉमन डिजीज की कंडीशंस हैं उनकी सर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटमी, जो चीजें बेसिकली कोई भी पूछ सकता है, जो एक्सपेक्ट करता है कि बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होनी चाहिए। तो सर मैंने ये सारी लिस्ट क्रिएट करी थी, और बाकी ऐसे ही करके सर मैंने अपना ऑर्गेनॉन, अपना जो एमएम पोर्शन था वो, अपना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, तो ऐसे सर डिवाइड कर करके डिजीज हाँ, वाइज सर मैंने प्रिपेयर किया था। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है ना, इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन होती है। यस कन्वर्सेशन सर। लीड होती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बंदा जवाब देता है। भाई आपकी बात यस सही सर। है ना कि वो आप पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सर। उसमें कभी प्री फॉर्म क्वेश्चंस नहीं होते। तो हम जैसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो कोई कहेगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस रिलेटेड पूछेगा। कोई कहेगा हम पीजी कर रहे हैं। कोई कहेगा कि भाई हम ये कर रहे हैं। तो जो भी जो कर रहा होगा उससे वो चीज उसके हिसाब से पूछी जाएगी। तो इसीलिए यस जो सर। आप जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं वो इस चीज को हमेशा जान लें कि करेंटली वो जो कर रहे हैं और प्रीवियसली उन्होंने जो किया है उसको वो अच्छे से बताने लायक, समझाने लायक तरीके से तैयार कर लें। ये बहुत यस सर। जरूरी चीज होती है। यस सर, मतलब तो पोस्ट के बारे में जो रोल है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके क्वेश्चन हम्म, फॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस जो सर कॉमन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं, हम्म, बिलोंगिंग कहाँ से है, वो चीजें प्रिपेयर करनी हम्म, है। और आपको किस तरीके से, मतलब क्या आपको फर्दर आपको फ्यूचर में लीड करना पड़ सकता है, या क्या डिफिकल्टीज है उनको कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीजें। सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज की आपका जो इंटरव्यू था, आप एक पहले एक बात बताओ, रिटर्न लगभग कितने लोगों ने क्वालिफाई किया होगा? सर जैसे पहला जो पोस्ट था उसकी 8 थी, तो 8 पे सर उन्होंने कुछ 27 बच्चों को किया था अच्छा, तो क्वालिफाई। 8 सीट्स के लिए 27, मतलब 1:3 का रेशियो था। हाँ सर, लगभग। अच्छा, आपका इंटरव्यू कब था? मॉर्निंग हाफ में था, आफ्टरनून के बाद था? सर जो पहला था वो तो सर मेरा मॉर्निंग में था। पहला मतलब आरएमओ सर या एमओ? एमओ। एमओ मेडिकल, यस मॉर्निंग में सर, था। एमओ का। अच्छा, यस सर। मॉर्निंग में आप कितने कौन से नंबर पे गए थे? सर मॉर्निंग में भी टोटल कई होते एक हैं ना वैसे। स्लॉट में उन्होंने 7 कैंडिडेट्स थे, तो मैं सर थर्ड नंबर पे गई थी। आप थर्ड नंबर पे गए थे। अच्छा, यस। तो अब जैसे आपने एंट्री की इंटरव्यू बोर्ड में, कुछ कुछ तो यस सर। यादें रह गई होंगी, और ये यादें तो विस्मृत जल्दी होती नहीं है। मुझे आज तक अब यस तक सर। अपने इंटरव्यू की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। तो यस सर। थोड़ा संक्षेप में जो है आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई और किस तरीके से आपने आंसर किए, कैसे क्वेश्चंस थे, वो थोड़ा सा आराम आराम से यस बताएं। सर। हाँ। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो नर्वसनेस सर एकदम से पीक पे थी जाने के पहले। तो लग भी नहीं रहा था कि मैं कुछ रिप्लाई कर पाऊंगी, क्योंकि वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे आप करोगे, लेकिन आप सर ये जैसे ही। एग्जाम्पल हो इस चीज का कि जो बाकी लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि ये रॉकेट साइंस है, सबके साथ यही होता है। तो इसलिए यस इसको सर, नॉर्मल डेफिनेटली। समझना चाहिए। और नर्वसनेस इज ए गुड साइन ऑल्सो, कई विद्वानों ने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, हाँ। तो सर उस टाइम पे मुझे जाने के पहले तो नर्वसनेस थी, और जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो मैंने गुड मॉर्निंग किया, और मैंने सर वही वेट किया कि पहले वो बोल दें बैठने के लिए। तो उन्होंने तुरंत ही जाने के साथ ही बोला कि हैव योर सीट।
और सर मैंने बैठने के साथ ही उनको फिर विश करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि सर पहले इंटरव्यू में उन्होंने मुझे सब कुछ कंसील करने के लिए बोला था। उन्होंने बोला कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, आपको अपने कॉलेज का नेम नहीं बताना है, आप कहाँ से क्या कर रहे हो, कुछ भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, और इसके साथ ही आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हम्म। तो अब सर इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो मैंने बस उनको यही बताया कि मैंने अपना BHMS किस ईयर में कंप्लीट किया है और अभी मैं करेंटली अपनी MD परस्यू कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ और इस डिपार्टमेंट से कर रही हूँ, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी। देन सर उनका डेफिनेटली पहला क्वेश्चन यही आया कि व्हाट इज होम्योपैथिक फिलोसफी, और उसके बाद मैंने रिप्लाई किया तो फिर वो फिलोसफी होम्योपैथिक फिलोसफी से उन्होंने पहले वो सारे उसके पूछे कि हाँ क्या क्या मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स हो सकते हैं होम्योपैथिक फिलोसफी में, तो सारे वाइटलिज्म रियलिज्म जितने भी सब्सटेंशलिज्म उन्होंने पढ़ा है तो वो उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म किए। फिर उसके बाद पूछा कि कौन कौन से स्टॉलवर्ड्स हैं जो उन्होंने मतलब बेसिकली इसको फॉलो किया है या दिया है, तो एक एक दो दो के नाम बताओ हर स्ट्रीम के साथ में। तो वो मैंने बताया सर उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका जो बेसिकली फिलॉसफी है तो फिलॉसफी क्या है, तो उनको सर मैंने फिलॉसफी की डेफिनेशन बताई। ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो पूछ सकते हैं, तो मैंने पढ़ा हुआ था। और सर जो आता है कि लव ऑफ विजडम, तो ये चीज़ मैंने उनको बोली तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो अब सर उन्होंने एकदम से फॉर्म किया तो उनको मैंने यही बोला कि सर नॉल सॉरी सर आई थिंक कोई लाइट। कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेक योर टाइम। आप बोल सकते हो, वैसे अंधेरा है तो अगर बता सकते हो तो। ओके ओके सर। हाँ, शो हाँ मस्ट जी गो सर। ऑन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यस सर। बताइए। तो उनको सर मैंने यही बताया तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज विजडम। तो हाँ। मैंने बताया कि सर नॉलेज इज बेसिकली जस्ट कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हम्म। एंड विजडम इज हाउ टू अप्लाई दोज नॉलेज इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड इन लाइफ ऑल्सो। क्या तो बात वो है, वेरी उन्होंने गुड। बोला कि डेफिनेटली। और उसके बाद ही सर उन्होंने फिर मेरे से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज फिलोसफी ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज आइडियोलॉजी, ऐसे ऐसे करके चीजें पूछी। तो मैंने जो भी मेरा था तो मैंने सर पर्सनल उनको बताया कि ये चीजें हैं। एंड देन उसके बाद सर उन्होंने जो पहले वो थे उन्होंने शायद वो के एक्सपर्ट थे, क्योंकि ऐसा हमें रिवील नहीं होता है कि कौन सी किस चीज के एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही मोस्टली बात है। क्वेश्चन से आइडिया लगता है। हम्म। यस सर। तो उन्होंने सर मुझसे क्वेश्चंस करने शुरू किए कि आप मतलब अभी जहाँ पे करंटली OPD में पोस्टेड है तो वहाँ पे किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और क्या मतलब जैसे मोस्टली क्या है डिजीज का ट्रेंड क्या है। तो वो सर मैंने उनको सर मैंने मतलब प्रिपेयर कर रखा था ऑलरेडी कि मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन में एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस के 5 5 कंडीशन, तो मैंने सर उनको ये सब चीजें बताई। तो मैंने सर मेल में क्रॉनिक कंडीशंस में उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन स्ट्रोक ये सब बोला था, तो उन्होंने बोला यू डेफिनेटली बिलोंग फ्रॉम अर्बन एरिया एंड दिस इज नॉट द रूरल केस। तो रूरल में ऐसा नहीं होता है कि उनको डायबिटीज और ये सब चीजें हों। तो उसके बाद फिर वही सर उन्होंने क्वेश्चन पहला शुरू किया कि डायबिटीज की मेडिसिन मतलब बेसिकली मैकेनिज्म क्या आपको मैनेजमेंट करना है, क्या आपको जो बेसिकली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो सर उन्होंने हम्म। 5 6 मेडिसिन मेरे से पूछे इसके बारे में, डायबिटीज के बारे में। हम्म। हम्म। और मैंने सर उनको पूरा वो सब बताया प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होगा। एंड देन उसके बाद वो इस पे आए कि अच्छा मेंटेनिंग कॉज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें होता है, तो मेंटेनिंग कॉज क्या है और अदर कंडीशंस क्या हैं जहाँ पे आप मेंटेनिंग कॉज देखते हो। तो मैंने सर उनको बताई मेंटेनिंग कॉज के बहुत सारे उनको मैंने एग्जाम्पल दिए। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स में सर जैसे ये था कि अगर आप डैम बेसमेंट या सेल रह रहे हो तो आपको अस्थमा के चांसेस, एलर्जिक राइनाइटिस या फिर स्कैबीज हो गया, या फिर जो भी आपकी कंडीशन है कि किसी को रिंगवर्म हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने सर अस्थमा की कंडीशंस लेकर के क्वेश्चन शुरू किए। पहले तो अस्थमा है क्या, कैसे डायग्नोज करते हैं, फिर क्या मेडिसिन हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करनी है। तो मैंने सर उसमें डैम वर्ड यूज किया था। उन्होंने बताया कि अगर 5 मेडिसिन बताओ जहाँ पे डैम बेसमेंट का जिक्र हो। तो सर मैंने उनको वो बताई पांचों। फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद कैसे आप इसको मतलब डिफरेंशिएट करोगे, उनके सर मोस्टली क्वेश्चन इस पे थे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। 4 हम्म। मेडिसिन हैं, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या क्लिनिकल फीचर्स है जिनको डिफरेंशिएट करोगे। तो सर ऐसे डिफरेंशिएट करते करते उन्होंने पहले डायबिटीज की करी, फिर स्लीपलेसनेस की, फिर एलर्जी हम्म। राइनाइटिस की, फिर हम्म। अस्थमा की। फिर एलर्जी राइनाइटिस के केस में सर उन्होंने खुद से मेडिसिन दी कि नेट्राम्यूर है, आर्सेनिक एल्बम है, सैबेडेला है और एलियम सीपा है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हम्म। सर मैंने वो सब चीजें उनको बताई। फिर एलियम सीपा से वो ये यूफ्रेशिया पे आ गए, क्योंकि उसकी वो वही है कि रिवर्स में हम्म। मैच होती है। हम्म। हाँ जी सर। तो हम्म। उसके फिर क्वेश्चंस पूछे। ऐसे सर पूछते पूछते फिर स्लीपलेसनेस के ऊपर आए कि डिजिटल मीडिया से जो स्लीपलेसनेस हो रही है तो हम्म। इसके कहीं पे रिपर्टरी में रूब्रिक्स हैं। तो मैंने सर उनको यही बताया कि एग्जैक्ट रूब्रिक तो नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे। तो हम्म। उन्होंने मेरे से बोला कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें 5 रूब्रिक समझ में आते हैं वो तुम बताओ कि क्या यूज कर सकते हैं।
तो हाँ मैंने सर उनको यही सब बताया कि स्लीपलेसनेस ड्यू टू क्राउडिंग ऑफ आइडियाज हो गया, स्टेइंग अवेक टू लेट हो गया, लाइट फ्रॉम हो गया। तो सर ऐसे ऐसे करके मैंने उनको 5 चीजें बताई। फिर उन्होंने बोला कि क्या हम्म, मेडिसिन इसमें आ सकती हैं, तो 5 जो मेडिसिन आपकी स्लीपलेसनेस के लिए आती हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो नक्स वोमिका, पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा, फिर ये लैकेसिस हो गया, कॉफिया क्रूडा हो गया। तो सर उनको एक एक करके मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट करके बताई। मतलब उसके बाद आपकी सर उनकी कमांड बहुत मोस्ट, अच्छी होनी चाहिए मैथमेटिका पे। हाँ हाँ जी, हाँ ये जी भी, सर। हाँ तभी तभी बिल्कुल सर हाँ। जैसे वो जो चीजें पूछ रहे हैं ना, तो मतलब बस आपको उसको, अगर आपको पता है कि हाँ, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही पिक्यूलियर कोई चीज जानना चाह रहे हैं। उनको बस ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर नेटरम्यूर का नाम लिया है, तो आपको उसके क्लिनिकल फीचर्स जो आपको पता है कि ये डेफिनेटली नेटरम्यूर से ही बिलोंग करते हैं, उसका हम्म, कैरेक्टरिस्टिक है, की है, तो वो आपको बताना है उस केस में। बिल्कुल सही तो बात है, ऐसे क्योंकि सर वो, आपको ओपीडी में हम्म, पेशेंट देखने हैं ना आपको, भाई आपको एज ए मेडिकल अफसर अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे आप दोगे मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। तो सर ऐसे हाँ, ही वो क्वेश्चन सर पूछते चले गए, एक के बाद एक करके एमएम के क्वेश्चंस पूछे। फिर सर बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे थे उन्होंने कि हम्म, होम्योपैथी जहाँ पे आप रह रहे हो, मान लो आपकी पोस्टिंग होती है रूरल एरिया में, तो कैसे मैनेज करोगे, क्या कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। फिर कहीं पे पेशेंट जो वहाँ की पर्टिकुलर लोकल जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल होम्योपैथी लेना नहीं चाहती है, तो आप किस तरीके से उनको कन्विंस करोगे, वो आपके हम्म, पास कैसे आएंगे। सर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, क्योंकि सर ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस करेंगे सर बहुत, तो मतलब ऐसे ऐसे करके सही सर बात है। पूछते, उन्होंने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा कि पाइल्स की डेफिनेशन बताओ, और क्या मतलब मेडिसिन हैं आपकी होम्योपैथी में जो पाइल्स को मतलब बेसिकली बिलोंग करती हैं। तो मैंने वो उनको बताए पूरी सर मैकेनिज्म। फिर उन्होंने बोला कि फिशर और पाइल्स में क्या डिफरेंस है, उसकी पूरी मैकेनिज्म कंप्लीटली बताई मैंने। फिर उन्होंने बोला कि एलेंस में एक मेडिसिन दी हुई है जिसमें पाइल्स इन चिल्ड्रन लिखा हुआ है, वो एक ही है, बस बता दो तुम ऐसे। तो सर म्यूरेटिक एसिड थी, तो मैंने बताया उनको। तो उसके बाद वो अच्छा पाइल्स से उन्होंने बोला कि पाइल्स मोस्टली पोर्टल हाइपरटेंशन के केसेस में भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ सर हो सकता है। तो फिर सर वो पोर्टल हाइपरटेंशन के मैकेनिज्म पे आ गए। उन्होंने बोला तो मुझे समझाओ कि क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सर मैंने उनको बहुत ही बेसिक से कि पोर्टल वेन होती है जो कि आपकी स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के कॉम्बिनेशन से बनती है, और गट से आपका जो इम्प्योर ब्लड है उसको ला करके लिवर में डालती है, एंड देन लिवर से वो आपका इंफीरियर वेना केवा में रिसीव हो जाता है और हार्ट को जाता है। तो किसी भी रीजन से अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो आपका वहां पे पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और नॉर्मल जो रेंज होता है 5 to 10 mmHg होता है, और 12 के ऊपर जाता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर सर उन्होंने बोला कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सर उनको कॉजेज में मैंने उनको जितनी भी कॉजेज, मतलब जैसे मैंने प्री साइनसाइडल हो गया, पोस्ट हो गया, साइनसाइडल कॉजेज हो गए, तो मैंने एक एक करके डिफरेंशिएट करके बताया। तो सर बताते बताते बहुत सारी कंडीशन बताई, जिसमें बर्ड केयरी सिंड्रोम का भी मैंने नाम हाँ लिया। बच्चे भी हाँ। हाँ जी सर। हम्म, तो उन्होंने बोला हम्म, कि क्या होता है बेड केयर सिंड्रोम। तो सर वही मैंने बताया कि बेसिकली थ्रोम्बोसिस हो जाती है इसमें, जो आपकी हिपैटिक वेन्स होती हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या क्या कंडीशन होती है जहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो सर जितनी भी कंडीशंस ये लीड कर सकती हैं फर्दर, मैंने उनको वो सारी चीजें बताई कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, बहुत सारी चीजें जो लीड कर सकती हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि जो थ्रोम्बोसिस होता है और इम्बोलिज्म होता है उसमें फर्क क्या होता है। तो सर मैंने उनको थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म का फर्क भी बताया पूरा, कि आपका थ्रोम्बस लॉस हो रहा है, एम्बोलिज्म में गैस एयर एम्बोलिज्म कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंटली हम्म, लॉस होता है। तो फिर हम्म, उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि जो थ्रोम्बोसिस होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है या वेन्स में ज्यादा होता है। तो हम्म, मैंने कहा सर डेफिनेटली आर्टरीज में ज्यादा होता है। और उसमें सर वही वर्चॉस ट्राइड को एक्सप्लेन किया कि मतलब आपकी जो वीनस स्टैसिस है, हाइपरकोगुलेट स्टेट है, ये सब बताया सर मैंने उनको। तो उन्होंने बोला कि लेकिन वेन्स में भी होता है, तो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे वेन में ज्यादा होता है। तो हम्म, सर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नाम उन्होंने खुद से ही ले लिया। तो हम्म, उन्होंने बोला अच्छा डीवीटी पढ़ा है, मैंने कहा यस सर। तो बोले उसमें तो वेन में होता है। तो मैंने कहा सर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है, जनरली वो आर्टरीज में होता है, लेकिन वेन्स में भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की पूरी मैकेनिज्म मतलब एक्सप्लेन करो। हम्म, तो सर मैंने उनको मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पूरा बताया कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये सर वही बचाओ स्ट्राइड फिर से उसमें आया, और फिर किसी का बहुत प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी है, ओबिसिटी है, कोई एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि लीड हाँ कर सही सकती हैं। बात है। हम्म, यस सर। और बाकी वही सर डीप वेन्स में होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स में वेरिकोज आ गया था, तो उन्होंने शॉर्ट एक वेरिकोज का भी पूछ लिया था बीच में। फिर वो डीप हम्म, वेन्स पे आए तो बोलने लग गए कि अच्छा ये। और सर डीप वेन्स का जब मैंने इनको डीवीटी का पूरा बताया, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि सपोज दैट कोई पेशेंट है, वो प्रयागराज से इलाहाबाद जो है ट्रेवल कर रहा है, प्रयागराज से आगरा ट्रेवल कर रहा है, और वो बस के थ्रू जा रहा है।
अब बीइंग अ डॉक्टर तुम क्या स्टेप्स लोगी, कैसे मैनेज करोगी, क्योंकि डीवीटी ऐसा होता है कि सडन पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अब तुम हो बस पे और तुम्हें मैनेज करना है, एटलीस्ट तुम क्या उस टाइम पे सजेशन दोगी जिससे वो पेशेंट की जान बच सके। तो सर मैंने उसको मतलब सर को टुकड़ों में तोड़ के बताया। मैंने कहा सर सबसे पहले मुझे एसेस करना है पेशेंट की कंडीशन, कि वो पेशेंट अभी फर्दर किस स्टेट में है, उसके लेग स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही है कि ऑलरेडी वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जा चुका है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुमने एसेस कर लिया, अभी वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में नहीं है, अभी वो इसी स्टेट में है कि उसका जो लेग्स है वो बहुत ही रेड है, स्वेलिंग है और पेन है। अब बताओ, उसने पैर ऐसे नीचे करके बैठा हुआ है। तो मैंने कहा सर वो चूंकि सर प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी की वजह से सर वापस से उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एलिवेट करना चाहिए सरफेस से। तो सर ऐसे मजाक के सेंस में बोला कि क्या तुम पेशेंट के मुंह पे, जो अगला पैसेंजर उसके मुंह पे मार दोगी, कि अपना पैर उठा दिया और उसके मुंह पे। तो मैंने कहा नहीं सर, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर अगर उसकी बेसिकली जो मूवमेंट है उसको ग्रेविटी के टूवर्ड्स नहीं करना है, तो हम 2 सीटें खाली करा के वहां पे लिटा सकते हैं पेशेंट को। और या फिर जैसे भी करके उसको आगे की सीट दे सकते हैं जहां पे वो लेग रेस कर सके, जो एक पोजीशन होता है जस्ट सही ड्राइवर के बात है। पीछे वाली जो सीट होती है उसमें एक स्पेस होता है, लेग स्पेस होता है। और बाकी बहुत ज्यादा आपको मसाज नहीं करना है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो लॉज कर सकता है जाके। और अगर इन केस बीच में ऐसा कहीं पे होता है कि जहाँ पे उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू होती है, चूंकि ये इमिडिएंट डेथ का रीजन बन सकता है, तो आपको इमिडिएटली बस रुकवा करके जो भी नियर बाय हॉस्पिटल होगा वहां जाना है। तो कह रहे हैं बाकी पेशेंट मतलब ऐसे वो करेंगे। तो मैंने कहा सर जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो ऑब्जेक्ट करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशंस है तो आपको डेफिनेटली वो फॉलो करना पड़ता है। और हाँ तो सर वो हर चीज में जैसे ही आप बताना शुरू करेंगे, नहीं नहीं ये भी नहीं है, नहीं नहीं ये ऐसी सिचुएशन है, अब बताओ अब बताओ, लेग स्पेस नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मूव नहीं कर काउंटर सकते। काउंटर दर काउंटर काउंटर दर काउंटर करते हैं, ताकि आप मतलब एकदम उसको ऐसा कर दो कि वो उसका उसका जो असली क्रीम है वो निकल के आ जाए, ताकि अगर सही जवाब बिल्कुल देने वाला बिल्कुल सर। व्यक्ति हुआ तो वो सही जगह यस पहुंच सर। जाएगा। हाँ ये जी भी सर। बहुत बड़ी क्वालिटी है इंटरव्यू लेने वालों की, कि वो इसलिए सही लोग सेलेक्ट होते हैं इस बिल्कुल प्रोसेस के बिल्कुल दौरान। सर। हाँ। तो अच्छा। इन्होंने सर ने एक बीच में सर मेरे से क्वेश्चन और पुटअप किया था, जब मैंने ऐसे बताना शुरू किया था थ्रोम्बोसिस और ये सब। तो उन्होंने बोला कि कोगुलेशन कैस्केड क्या होता है। तो सर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा फैक्टर है। तो सब मैंने उनको सब बताया कि कौन सा 3 और 7 है जो आपका एक्सट्रिंसिक में जाएगा, बाहर से ट्रॉमा होना चाहिए, कोई इंटरनल है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है, स्लो होता है बट कंप्लीट होता है, पूरा सर उनको डिफरेंशिएट करके बताया। हम्म। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि टोटल कितने फैक्टर है, हम्म 13 है या 12 है। हम्म तो सर पहले तो 13 थे, तो सर बाद में मतलब बेसिकली वही पूछना चाह रहे थे कि जो एक फैक्टर को हटा दिया गया है। तो उन्होंने मतलब वो ऐसे पूछ लिया कि कितने हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर टोटल पहले थे, बट अभी सर मतलब एक फैक्टर मिसिंग है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो उन्होंने वो पूछा कि कौन सा है, तो उन्होंने बताया सर जो 6 फैक्टर है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो अभी मतलब वो यूज नहीं होता है ऐसे फैक्टर वाइज। तो उन्होंने हम्म। बोला कि ऐसा क्यों होता है। तो सर वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि हाँ मतलब क्योंकि वो जो फैक्टर 5 होता है उसी का एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो पहले ये एक तरीके से मिसनोमर हो गया था कि वो डिफरेंट फैक्टर है, लेकिन एक्चुअली वो होता वो वही है। सेम ही है, अच्छा। तो यस सर, तो ये सर बताया था। बाकी उन्होंने पूछा था कि फैक्टर 5 काम क्या करता है, तो वो सर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ये तो सर इजी था, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हाँ। और स्टेट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से तो रिलेटेड कुछ पूछे? सर ऐसा मैंने जीके वाइज से प्रिपेयर तो किया था, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली जीके मेरे से नहीं पूछी थी। उन्होंने सर मेरे से बेसिकली एरिया वाइज पूछा था कि मतलब डिजीजेस का ट्रेंड, और किसी कंडीशन में जैसे रूरल में बहुत लोग नहीं फॉलो करते बिल्कुल होम्योपैथी, तो वहां पे हम्म क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन सा एरिया में ज्यादा फॉलो करते हैं। सर लेकिन बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछे भी थे। जैसे जेई की कंडीशन हो गई, तो वो कौन से एरिया में हम्म ज्यादा प्रिवेल करती है, कहाँ कहाँ पे, हम्म। किस रीजन से, क्या ऐसा जियोग्राफिकल कंडीशन है जिसकी वजह से। लेकिन सर मेरे ऊपर ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुल जी मिलाकर के सर। आपका 30 40 मिनट के आसपास चला इंटरव्यू? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो वेरी गुड। 35 मिनट्स के ऊपर थे सर। तो जाते समय कुछ रिमार्क वगैरह दिया उन्होंने? सर वो सर बोर्ड का बहुत ही पॉजिटिव नोट था, तो मुझे आइडिया लग गया था, क्योंकि सर बीच में कन्वर्सेशन में ही एक लाइट मूड जैसा हो गया था जब वो बात कर रहे थे, तो ही तो मुझे समझ आने लगा था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन है, कहीं से नेगेटिव नहीं जा रहा है। तो उन्होंने एक बार सर ऐसे बीच में बोला कि जब मैंने सर मेडिसिन बतानी शुरू करी, तो उन्होंने बोला कि इसको पूरी लाइन बाय लाइन याद है। और एक ने बोला इसकी हम्म मेमोरी बहुत शार्प है, पूरी बुक की लैंग्वेज बता रही है ये। और ऐसे सर हम्म। मतलब कुछ कुछ उन्होंने मतलब बीच बोल बीच दिया में। था कि समझ में आ रहा था कि हाँ मतलब वो पॉजिटिवली ले रहे हैं कि मैं सही आंसर कर रही हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमको वाकई कभी नहीं आते।
तो उसमें बिल्कुल कैसे बिल्कुल सर। कैसे व्यवहार करना चाहिए? यस सर, मैं इसका एग्जांपल दूंगी आपको। सर एक ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मुझे लगता है सर जब भी ऐसा हो तो आपको बहुत गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद नहीं क्लियर है तो आप अगले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे अपने आंसर से। तो हम्म। उसमें हम फंसते चले जाते हैं अगर हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सर हाँ। जैसे मैंने एक उनको बताया था कि जैसे ये पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में ही मैंने उनको सब बताया कि प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, ये दो कंडीशंस है जो कि कॉज कर सकती है बाकी कंडीशंस के साथ में ही। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा ये दोनों है, प्राइमरी बिलियरी भी है और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग भी है। तो सर मुझे मतलब बिलियरी का तो क्लियर था, लेकिन स्क्लेरोसिंग वाले का क्लियर नहीं था कि क्या मैकेनिज्म है। तो उन्होंने बोला कि तुम बता सकती हो कि वो किस मैकेनिज्म से कॉज करता है। तो सर मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला कि सॉरी सर, मतलब ये मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि कैसे हो सकता है। तो हम्म। मुझे लगता है सर नहीं पता है तो मतलब आप मना ऑनेस्टली कर देना बता दो। बेहतर है। हाँ जी, मना हाँ कर जी देना सर। बेहतर रहता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड बिल्कुल। वेरी गुड। ओके। तो बहुत हम लोग का बड़ा अच्छा रहा कि भाई आपके इंटरव्यू का पूरा हम लोगों ने ब्लूप्रिंट सुन लिया। यस सर। अच्छा। तो अब जो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या आप मैसेज देना चाहोगे आज आजकल जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे यूपीपीएससी के? देखो भाई, इसमें मैं तो यही बोलूंगा कि ये तो इन्होंने तो जो है छोटे शहर से आकर के और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ी, फिर एमडी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में किया, फिर यूपीपीएससी भी निकाला। तो ये इस चीज का साबित करता है कि आप किसी भी शहर के हो, कहीं की भी प्रदेश के हो, आपको रेगुलर परस्यूएंस अगर रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी आपके पढ़ाई में, तो आप हमेशा क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल आप सर। क्या मैसेज दोगे इनको, हमारे एस्पिरेंट्स को? कुछ आप कहना चाहो? तो वैसे तो आप। आपने सर खुद ही समराइज कर दिया है कि मुझे ये समझ में आया है कि जो चीजें प्रीवियसली आपने पढ़ी होती हैं और कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप कभी भी पूरा नहीं भूलते उसको। बस ऐसा लगता हम्म। है कि हम भूल गए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रखता है और वो कहीं भी काम आ जाता है। बिल्कुल उस समय बिल्कुल सर। एक्टिवेट होके काम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यस सर। इसलिए और हमें हमेशा जो है वो सतत प्रयास करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्या लास्ट में मैसेज देना चाहते थे? ओके सर। यस सर, तो सर आप जिस भी उसमें है उसको आप अच्छे से अपने एकेडमिक को अच्छे से करना है, ओपीडी रेगुलर अटेंड करनी है, वहां पे जो केसेस देखने हैं वो साथ के साथ आपको प्रिपेयर करते जाना है। जो डिजीज की कंडीशंस देख रहे हैं आपको वो भी साथ के साथ प्रिपेयर करते जाना है। और आपको सर जितना भी टाइम मिल रहा है, जैसे 4 घंटे मिल रहे हैं या 6 घंटे मिल रहे हैं, किसी को 2 घंटे भी मिल रहे हैं, जितना भी टाइम मिल रहा है उस टाइम को आप बहुत ही अच्छे से वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, हाँ। प्रॉपर शेड्यूल बना करके। हाँ, वेस्ट नहीं करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आपने हम्म। एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी। तो सर मुझे हम्म। लगता है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर सही आपने बात है। 6 महीने कंसिस्टेंट होके कर लिया तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हम्म। और सर लास्ट में आपको बस यही है कि आपको होपफुल रहना है हर चीज के लिए, कभी भी होपलेस नहीं होना है। आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा जिन्होंने वो बिल्कुल सही चीज बात है। करी होगी जो आप सोच रहे होंगे कि इस सिचुएशन में वो चीज नहीं करी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। अब यस। किसी की अगर क्वेरी हो तो भाई पूछो, नहीं तो अब हम विराम दें इस सेशन को, क्योंकि अभी सबको अपना अपना काम भी करना है। क्योंकि यहाँ तो बड़े विस्तार से आपको बताया गया यूपीपीएससी के प्रिपरेशन के बारे में और रिटर्न के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। आपकी कोई क्वेरी है? भविष्य में अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क भी कर सकते हो। अपने फीडबैक जो है आप ग्रुप में डालो और हमें बताओ कि हम क्या सुधार करें अपने में और फर्दर क्या करें चीजें। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप इसके बारे में भी डालना। ठीक है। और